मैं अब स्वागत के साथ, हार्दिक अभिनंदन के साथ, आप आज ऑनलाइन हैं। निवेदन ये रहेगा सर कि आप एक बार ऑफलाइन भी यहाँ पे आएँ और इस जगह को सुशोभित करें, इस पवित्र धरती को। और इसी के साथ मैं आपको ये मंच सौंपता हूँ। हम सब उनका उद्बोधन सुनेंगे, आदरणीय हिमांशु शर्मा जी। जी, धन्यवाद। प्रोफेसर विकास जी धन्यवाद। और जितने भी लोग जुड़े हैं कॉल पे, मैं सब लोग को पर्सनली तो नहीं जानता, बट जो भी जुड़े हैं उन्हें मेरे तरफ से काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद सबको। और अभी हम लोग बेसिकली एक समिट में आए हुए थे, तो मेरे को कल ही इनविटेशन आया, रात में पता नहीं था, बट बस था कि नहीं, किसी तरीके से बात करना है सब लोग से, तो टाइम थी, शेड्यूल तो करना ही है। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा भी, और काफ़ी एक पवित्र जगह पे है। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कभी वहाँ कैंपस में उपस्थित होकर वहाँ के जगहों को भी देखूँ, समझूँ कैसे क्या कर सकते हैं साथ में सब लोग। तो मैं छोटी सी अपनी एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं एक अपना जर्नी शेयर करूँगा सभी लोग के साथ। और बेसिकली हम लोग काम क्या कर रहे हैं आगे, और सब लोग कैसे एक साथ कर सकते हैं। तो इस कॉल का पूरा एक एजेंडा यही है। हम लोगों ने एकांत हमारी स्टार्टअप है, और हमने एकांत को लगभग जनवरी 2021 में शुरुआत किया था। थोड़ा सा मैं एकांत के बारे में 2-4 मिनट बता के फिर हमने कैसे एकांत के बारे में सोचा, और अभी तक हम लोग कहाँ है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बेसिकली होती क्या है, और क्या क्या हर्डल्स आते हैं, लेकिन क्या क्या फ्यूचर्स हैं, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे बड़ी कंपनी बनती है। तो हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एकांत हमने जनवरी 2021 में शुरू किया था, और ये प्रॉब्लम हमें तब पता चला था जब कोविड का समय था। कोविड के समय में सब लोग मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लोग इधर उधर देख रहे थे सॉल्यूशन की अच्छे फील कर सकते हैं। तो मैं एक बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है एक एआई रिसर्चर हूँ मैं। और मैंने HSBC में 6-8 महीना एज अ फ्रॉड एनालिस्ट काम भी किया था। तो बेसिकली मेरा डेटा साइंस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिससे लोग को पता चले, क्योंकि मानसिक मेंटल हेल्थ एक ऐसा बीमारी है ना कि जो पता नहीं लोग को चलता है कि हमें कब ये प्रॉब्लम हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। तो एकांत के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं। एकांत जो हमारी प्रोडक्ट है, हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री सिम्टम एनालिसिस ऑफ मेंटल हेल्थ, कि किसी के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, और फिर उसके बाद उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कैसे इसको सही किया जाए। तो इस तरीके से ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है। इसको जानने के लिए हम लोग जो आजकल नए नए स्मार्ट वॉचेस वगैरह आ रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस से हम लोग डेटा उठाते हैं, उस डेटा के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, और फिर लोग को बताते हैं कि इस तरीके का सिम्टम्स आपको हो रहा है। तो अभी हम लोग बिल्कुल B2B सेक्टर में काम करते हैं, और कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग नेस्कॉम के द्वारा अभी सपोर्टेड है। अभी तुरंत हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के तरफ से एक प्रोसेस में भी है, एक टाइड स्कीम है, उसके थ्रू हम लोग आईटी दिल्ली के अंदर इंक्यूबेट होके एक फंड भी हो रहा है। तो ये छोटी सी हमारी एक जर्नी है पूरे एकांत के बारे में। अभी हम लोग 1 साल 10 महीना होने जा रही है कंपनी की, और काफ़ी अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेज पे है। तो ये छोटी सी एक जर्नी हुई हमारी एकांत के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली होता क्या है। तो किसी को भी कहीं भी किसी भी तरीके का सवाल हो, बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं।
कहीं भी बीच में रोक कर भी। तो हम लोग सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। सेकंड सो स्लाइड पे आ जाइए। एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली होते क्या, कोई भी एक ऐसा इनोवेशन काम या जो भी एक छोटी सी बिजनेस भी या कोई एक ऐसा सेल्फ रेजिलियंस जिस पे मतलब खुद के ऊपर रिस्क लेकर या कुछ वैसे काम कर रहे हैं जो कुछ इनोवेशन हो या एक कुछ इनोवेशन ही करने के लिए कोई प्रोडक्ट इनोवेशन हमने किया या कोई प्रोसेस इनोवेशन किया या कोई अच्छे से प्रोडक्ट को हमने मार्केट में बेचा बना के। तो एक एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक इनोवेट नहीं करता है, उन्हें उनके अंदर हर तरीके का स्किल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने जब टफ की जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है ना, वो काफी ही डिफरेंट होते हैं। सो इन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ दैट, डेली आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स आने हैं डे टू डे लाइफ बिजनेस में। कभी प्रोडक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, कभी टीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएंगे। सो सेकेंड स्लाइड को थोड़ी सी मैं इंग्लिश यहाँ पे बोल रहा हूँ, शायद मेरी थोड़ी सी हिंदी में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, बट ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। An entrepreneur doesn't see the normal obstacles that life puts in our way and shy away like most of us do. So entrepreneur think the word no means to find a better way. So हम लोग के लिए no कोई वर्ड ही नहीं ऐसा बना है जिस चीज को हम लोग मतलब हम लोग कहीं पे ना ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें ना कह सकते हैं। हर काम है। मैं सोल जब मैं स्टार्ट किया था तो अकेला था, तो मेरे को ही मार्केटिंग करने थे, सेल्स करने थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे लिए। फिर भी हमने सीखा हर चीज, किसी तरह किया। 2 महीना 4 महीने खींचे, फिर मेरे को एक पूरा प्रोसेस समझ में आ गए। फिर उसके बाद मैंने टीम्स हायर किए, फिर धीरे धीरे सब चीज आगे बढ़ती गई। सो ये एक छोटा सा डिफिनेशन नीचे हमेशा लाइफ में हो एंटरप्रेन्योर जर्नी लाइफ में हो सकते हैं। सो बस ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि थोड़ा सा एक शॉर्ट वर्ड में आप लोग भी कुछ वर्ड्स को कैच कर सकें और मैं भी आपको अच्छे से कम्युनिकेट करूं। तो ये स्लाइड्स बनाने का मेरा यही मोटिव था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, थर्ड में। तो इसमें हम लोग क्या सोचते हैं, एक एंटरप्रेन्योर मैंने एक इमेज इसमें दिखाया है। सो लोग को लगते हैं, जो अगर कोई भी सामने वाले देखें, आज हम लोग देखते हैं कि अरे वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, 2 बिलियन $2.5 बिलियन वैल्यूएशन है। सो क्या हम लोग सामने से कैसे आज देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी बन गई है, बट उसके पीछे जो 8 साल 10 साल की जर्नी है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर ही समझते हैं कि उस चीज को वहां ले जाने में कितनी बड़ी एक्सपोनेंशियल जर्नी आई है। तो ये पिक्चर एक यही डिपिक्ट करता है कि व्हाट यू थॉट एंड व्हाट यू गेट, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं और हमें मिला कैसे कैसे है वो सक्सेस। सो सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक कि कैसे हम लोग विजन को अपना देख रहे हैं। विजन इन टर्म्स ऑफ कि अपने प्रोडक्ट विजन या बिजनेस विजन को आपने कैसे खुद से डिफाइन किया है। सो काफ़ी ही हमारी जो अभी तक जर्नी है काफ़ी ही स्ट्रगलिंग जर्नी है, बट प्रॉब्लम हमें क्या एक मेरे अंदर क्या थी कि सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ थी कि हमने अपने विजन को पूरे अच्छे से समझ रखा था कि हमें अगले 5 साल में कंपनी को कहाँ ले जाने हैं, अगले 1 साल के अंदर कंपनी के अंदर क्या क्या काम करने हैं। मतलब पूरा एक 6 महीने 1 साल 5 5 साल का एक रोड मैप बना रखा है। अब उसके अकॉर्डिंगली एक मेंटली प्रेशर आ जाते हैं कि नहीं, ये काम हमें किसी तरह अचीव करना है। सो ऑब्वियस बहुत लोग यहाँ पे ये समझते होंगे कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एक मैंने कॉलेज ख़त्म होने के बाद जॉब किया, जॉब में थोड़ा बहुत पैसे कमाया, बट वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से रिजाइन देके हमारे पास काफ़ी ही कम सेविंग थी, जो कि ऑब्वियसली 3 4 महीने में ही ख़त्म हो जाती। फिर भी हमने ये रिस्क लेकर स्टार्ट किया कि नहीं, प्रॉब्लम तो है, कोई ना कोई सॉल्व करेगा, क्यों ना हम ही लोग अच्छे से इसे करें। तो हमने बैठा 1 महीना काफ़ी रिसर्च किया प्रोडक्ट के ऊपर, काफ़ी चीज़ समझा। तो
एक हमने अगले 6 महीने साल भर का पूरा प्रोडक्ट रोड मैप, बिजनेस रोड मैप डिफाइन किया। तो इससे एक आपको क्लैरिटी आ जाएगा आपके फिनेंशियल और मेंटली, फाइनेंस और मेंटली सपोर्ट में। तो बस मैं ये बताना चाहूँगा, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये अभी पिछले आज 1.5 साल या 2 साल होने जा रही है हमें, ये जर्नी काफ़ी ही स्ट्रगलिंग जर्नी रही है। इसलिए स्ट्रगलिंग रही है क्योंकि आपको हर तरीके का समय देखने पड़ेंगे इसमें। सो उससे बस हमें घबराना नहीं है। घबराना इन द सेंस कि आज ये लगेगी थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम आई तो बिजनेस बंद कर देते हैं, छोड़ दो, नौकरी करने चल जाते हैं, या फिर ऐसे लगेगा कि टीम नहीं मैनेज हो रहा है, फिर ऐसे लगेगा प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। तो ये सब चैलेंज है जो हमें ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई एक साथ में आके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू लर्न दीज स्किल्स, और ये काम आप ही को करने हैं, सीख के आपको करने की, पैसे कहाँ से लाने हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। ये सब चैलेंज आएंगे, तो ये सब चीज को घबराना नहीं है। मेरे साथ भी आए थे, बट मैं मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि हम लोगों ने किसी तरह मैनेज किया। और वो प्रॉब्लम सबके साथ आती है। मैं आपको लगता होगा शायद बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये एक छोटा सा एक एंटरप्रेन्योरशिप का डे टू डे लाइफ में ऐसी जर्नी होती है। तो ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं जी। सो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर किस तरीके का लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, इसको हमने 7 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया था। तो पहले खुद को जाने, खुद को समझें कि क्या ये काम मैं कर सकता हूँ, या आपको खुद ये सोचना है कि क्या मतलब मैं ही क्यों कर सकता हूँ ये काम। मतलब और भी आपके अगल बगल 5,000, 10,000, 1 लाख लोग हैं, बट उसमें आप खुद को समझो कि मैं ये काम क्यों कर सकता हूँ। तो पहला है नोइंग योर सेल्फ। उसके बाद दूसरा है फोकसिंग ऑन हु बिफोर द व्हाट। मतलब ये काफी ही अच्छा वर्ड है, फोकसिंग ऑन द हु बिफोर व्हाट। मतलब किनको आप, मतलब क्या से पहले क्यों करना है। तो ये सेकंड वाले को थोड़ा सा समझने का है। थर्ड जो मैंने आपसे अभी बताया, हैविंग अ क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर। सो फ्यूचर को हमें जैसे मैंने बताया, अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। सो या इन टर्म्स ऑफ कंपनी, कंपनी का ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ। तो एक खुद का विजन और कंपनी का विजन दोनों को पैरेलली लेकर चलना है। तो पर्सनल सक्सेस भी होगा आपका, फाइनेंशियल सक्सेस, बिजनेस सक्सेस, हर तरीके का सक्सेस जो है डिपेंड करता है पूरे प्लानिंग के ऊपर। फोर्थ में आते हैं ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जबकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एक कोई भी छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, सेल, एक कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बढ़िया होनी चाहिए किसी भी आदमी के अंदर, और वो एक दिन में कभी नहीं सुधरते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इज डे टू डे चेंजिंग प्रोसेस। आज मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, मेरी भी एक समय आदत थी, आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैं पब्लिक में नहीं बोल पाते थे, अच्छे से नहीं बोल पाते थे, प्रॉब्लम थी। बट ये सब हमने इस जर्नी में सीखा है, क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, you have to sell your vision, you have to इन्वेस्टर को कैसे पिच करना है, कस्टमर को कैसे पिच करना है, टीम में अगर नए लोग लाने हैं तो उन्हें कैसे पिच करेंगे। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन, ये जो भी 7 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये एक बेसिक ट्रेट्स होते हैं फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है, हमें धीरे धीरे ये पता चलता है। बट ऐसा अगर शुरू में आज हमें मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ तो हो सके शायद आपकी समय बच जाए। फिर एडेप्टेबिलिटी है, हर तरीके का माहौल आपको एक्सेप्ट करना है, एडेप्ट करना है हर तरीके के। सो चेंजिंग इज द प्रोसेस। और एक धीरे धीरे आपको हर माहौल में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं खुद को। फिर सिक्स्थ है कंटिन्यूअस लर्निंग, जो कि मैंने पहले भी आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया, कि हर तरीके को हर समय पे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा।
आप भले ही आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बैकग्राउंड में सीमित हूँ, मैंने बीबीए किया है तो सेल्स पढ़ा है, मैंने बीटेक किया है तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग। आप बस आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि कैसे मैं बस सीखने की, वो कहते हैं ना कि सीखने की लालसा होनी चाहिए। सो इट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि एक कंटिन्यूअस लर्निंग डे टू डे हर आदमी से। ऐसा नहीं है कि मैं आज ऐसा 1.5 साल 2 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं एक विद्वान हो गया हूँ, हर चीज मेरे को आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आप लोग से हो सके 2 बात सीखूं, सर से सीखूं या किसी से भी। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ हमेशा एक कंटिन्यूअस लर्निंग वे में होनी चाहिए। सो सेवेंथ है क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू ग्रोथ। ठीक है, तो एक हमेशा डे टू डे ये सब पॉइंट मिलके आपको ये दिखनी चाहिए कि मेरी ग्रोथ हो रही है कि नहीं डे बाय डे। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, फिर मेंटली ग्रोथ। तो ये सारे मिलके एक ग्रोथ का पूरा एटमॉस्फेयर होनी चाहिए आपके अगल बगल। सो ये एक छोटा 7 पॉइंट्स में एक पूरा जर्नी सीमित है। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो आप कभी भी गूगल कर सकते हैं, या फिर मेरे से भी पर्सनली एक ये पूरा मैंने आपको बहुत ही छोटी सिनॉप्सिस में इसको बता दिया है। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सो हाँ, ये काफ़ी ही अच्छा वर्ड है, और काफ़ी ही आप लोग को भी ये चीज़ जानना चाहिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अभी हम, ऐसा नहीं है मैं भी काफ़ी अच्छा हो गया हूँ, बट ये चीज़, एक ये जो 3 पीस ऑफ एंटरप्रेन्योर है ना, ये सब लोग के अंदर एक छोटा बिजनेस भी होता है। आप कभी छोटे छोटे बिजनेस को भी देखेंगे या बड़े बिजनेसमैन या कोई भी एक, ये हर लोग आप देखेंगे उनके अंदर एक 3 पीस होते हैं। परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस, पैशन, परसिवरेंस। 3 पीस है ये। पैशन, स्टार्ट करते हैं पैशन से कि आप कितने पैशनेट हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने टीम को लेकर, अपने विजन को लेकर। पैशनेट्स, पैशन एक हो गया। फिर परसिस्टेंस, परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब डेली कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। परसिस्टेंस, धैर्य रखना है। कभी भी छोटी छोटी समस्या से हमें घबराना नहीं है कि आज थोड़ी सी टीम के अंदर प्रॉब्लम हुई तो हमने कंपनी बंद कर दिया, छोड़ो मैं इस टीम को फायर कर दिया। सो एवरीथिंग इज अलाइंड। हर एक छोटे छोटे आदमी पे पूरे बिजनेस टिका टिका हुआ है। हम लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाता हूँ ये बोलता हूँ, बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल। बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल का मतलब ये है कि जो भी आज बड़े बड़े कंपनीज बने हैं ना, वो सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमें हर तरीके से धैर्य रखना है, अपने टीम के बीच में धैर्य रखना है, अपने प्रोडक्ट के बीच में धैर्य रखना है। तो ये दीज आर 3 पीस फॉर बीइंग एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो आई होप कि मैं थोड़ा कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, या कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो कभी मैं बिल्कुल ओपन टू क्वेश्चंस हूँ। इस पीपीटी स्लाइड्स को ख़त्म होने के बाद मैं सब लोग के साथ किसी भी तरीके का क्वेश्चंस पे आंसर कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। सो एक इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से क्या क्या इम्पैक्ट आप ला सकते हैं। सो हमने 3 कैटेगरी बनाया है: इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सो एक अगर मैं आज मैंने एक कंपनी खड़ा कर रहा हूँ, तो आज हम लोग एक छोटा सा 20-25 लोग का टीम है, बट हमारी ग्रोथ यहाँ पे नहीं रुकी है। आज मैं ये नहीं, एक एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर शायद आप लोग अवेयर हैं या नहीं अवेयर हैं, अभी आप देखेंगे शायद ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। सो फंडिंग मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक, जो ग्लोबली इकोनॉमिक है, थोड़ा सा इनस्टेबल है। फंडिंग मार्केट थोड़ा कम हो गई है। हम
लोग भी अपना एक अभी सीड राउंड रेज कर रहे हैं फंड, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक में प्रॉब्लम होने की वजह से फंडिंग की मार्केट भी अभी डाउन हो गई है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना किसी वे में आप इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं बढ़ावा देने में, चाहे वो एक चाय वाला भी, अगर, क्योंकि सी एक एंटरप्रेन्योर मैं उन्हें भी बोल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया है छोटा सा। सो उनके भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहे हैं। फिर आप किसी ना किसी तरीके से, तो इकोनॉमी के अंदर मैंने कुछ सब कैटेगरी बनाया है। पहला है कंट्रीब्यूशन टू नेशंस वेल्थ, ऑब्वियस कर रहे हैं आप। एक जॉब अपॉर्चुनिटीज, आज मेरे साथ अगर 20-25 लोग काम कर रहे हैं, तो एक ऐसा है कि 20-25 लोग किसी ना किसी वे में कि सब लोग के साथ मतलब उनके भी घर चल रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं से 20-25 जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। इसे हमें कल 500 ले जाएंगे, कल 1000 लोग टीम में रहेंगे। तो एक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू आल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलेनियल्स, काफी लोग के लिए। फिर आप इन्वेंशन इनोवेशन, नए नए चीजों पे इनोवेट करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, फिर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी इम्पैक्ट आता है एक एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। फिर उसके बाद सोशल इम्पैक्ट आप लाते हो, ऑब्वियस किसी ना किसी तरीके से सोशल चेंज भी आता है। बहुत सारी स्टार्टअप्स जो इन्वायरमेंट कॉजेज पे काम कर रही है, जैसे हम लोग भी हेल्थ टेक पे काम करें, तो कहीं ना कहीं सोशल कॉज के लिए भी हम काम किसी ना किसी वे में कर रहे हो आप। उसके अंदर भी मैंने कुछ सब कैटेगरी डिफाइन किया है। रेज इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर प्रोमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं अभी आप सब लोग को एक प्रोमोट कर रहा हूँ कि सब लोग अपने लाइफ में एक छोटा ना छोटा बिजनेस सब लोग स्टार्ट करें। उससे फेल हो पास हो ये बाद की बात हो गई। हो सके अच्छा नहीं चले या हो सके अच्छा चल जाए, बट जो जर्नी होती है ना वो काफी लर्निंग जर्नी होगी। सो वो आपको, या आप जॉब में हो तो वहाँ पे वो लर्निंग आपकी काम आएगी, तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग काम आती है। फिर उसके बाद सोच सीड फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस, वाइडन एंटरप्रेन्योरियल बेस। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लाते हैं, तो हेल्प पीपल क्रिएट अर्ज, मतलब एक दूसरे का अच्छा से जरूरत पूरा करते हैं। फिर हेल्प्स इन सेल्फ एक्सप्रेशन, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेंटल इंडिपेंडेंस, पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके के कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पैक्ट होते हैं हमारे इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरे एस्पेक्ट्स पे। सो आई थिंक इसके आगे भी स्लाइड है क्या सर? नो। ओके। सो ये एक छोटा सा हमारी जर्नी एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने शेयर किया है। अगर मैं कुछ ऐसा लगता है कि आपको और मेरे से जानने हैं अभी, या किसी को भी किसी तरीके के सवाल हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे मतलब जितना बन सकता है मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर हैंड ओवर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं ही सिर्फ बोलता जा रहा हूँ। तो वन वे जी, जी, जी। कम्युनिकेशन होने के बावजूद इसको हम लोग थोड़ा सा अब इंटरेक्टिव बनाते हैं। किसी को भी किसी तरीके का जी, क्वेश्चन है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। हाँ। सर इसमें एक क्वेश्चन में जो बार बार आता है, आपने जैसे ये शुरू किया अपनी कंपनी, तो फाइनेंस फंड की व्यवस्था कैसे की है सर ये? जी सर, मैं बताता हूँ ये, मैंने सब लोग स्टूडेंट्स को भी मैं शेयर करता हूँ ये चीज़, मैंने कैसे किया है। सर मेरी जर्नी तो काफ़ी दूसरे तरीके की रही है, बट हमने थोड़ी बहुत जॉब की थी, बट वो सेविंग ऐसा था कि 2 महीना 3 महीना में ख़त्म हो जाता। ठीक है। बट हमें मेरे को तो ऐसा था, एक फिनेंशियल विजन क्लियर था कि हमें फंड उठाना है। जनवरी 2022 में ही फंड उठाएंगे, तब तक तो किसी तरीके से हमें सस्टेन रहना है, बिजनेस को जिंदा हमें रखना है तब तक। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट काफी थोड़ी सी इनोवेटिव है। इनोवेटिव कहने का अर्थ कि थोड़ी सी हम लोग उसमें जो काम हम लोग जो कर रहे थे ना, उसमें काफी अच्छे टीम की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने इसको थोड़ा सा सर्विस बेस्ड बिजनेस बना के स्टार्ट किया, ताकि कंपनी को थोड़ा बहुत रेवेन्यू अलग से आता रहे। ये सर सब लोग शायद इस चीज को समझेंगे, मैं बता रहा हूँ। सर ने काफी अच्छा क्वेश्चन भी रेज किया है। सो फंडिंग का जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें खुद कहीं ना कहीं से देखने पड़ेंगे, या हो सके आपकी
प्रोडक्ट बनने में टाइम लगे, कुछ अपना सर्विस बेस्ड काम करके कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आता रहा है। तो हमने तब तक कैसे किया था कि हमने अपने प्रोडक्ट के जो सर्विस वाला पार्ट थे, सर्विस बेस्ड काम हमने स्टार्ट कर दिया था। उससे जो रेवेन्यू आ रहे थे वो पैसे हम लोग प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे थे। जो भी 2 पैसा आया, 1.5 पैसा मैंने प्रोडक्ट में खर्चा किया, 50 पैसे में सब लोग काम किया। तो वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं खुद ढूंढने पड़ेंगे। ये एक पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, फिर थोड़ा बहुत क्राउड फंडिंग आते हैं। क्राउड फंडिंग क्या होते हैं कि अगर इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं ट्रिपल एफ राउंड। ट्रिपल एफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड फुल राउंड कहते हैं। तो आपको खुद कुछ फ्रेंड्स से आपको सपोर्ट लेने पड़ेंगे, कुछ फैमिली से सपोर्ट लेने पड़ेंगे, कुछ लोग मिलके, मतलब आपको अगर 2 लाख 4 लाख की रिक्वायरमेंट है तो एक फ्रेंड्स फैमिली राउंड कहते हैं, उसके थ्रू रेज कर सकते हैं। तो ये सब लोग करते हैं इनिशियल में, जो जितने कैपेबल हैं, सब लोग एक दूसरे को ग्रो सपोर्ट करते हैं ताकि ग्रो करें। तो इस तरीके के कुछ कुछ स्ट्रैटेजी वो हमें खुद खुद अपनाने पड़ेंगे। वो बाय द प्रोसेस आप खुद सीखते रहेंगे। जैसे मैंने बताया, ये जो चैलेंजेज आएगा ये सब पार्ट ऑफ जर्नी है। सो हमें ये चीज खुद ब खुद इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इस तरीके से हमने खुद को फंड किया, सरवाइव किया, और अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं कि एक राउंड रेज कर रहे हैं। तो ये जो शुरू में इस तरीके के विजन और इस तरीके के एक रोड मैप खुद ब खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। वो बाय द एक्सपीरियंस आता रहेगा। हमने भी काफी गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट किया है, काफी गलत ऐसा हुआ है, गलत हायरिंग की है। तो वो आप सीखोगे। वो कहते हैं बिना मतलब पैसा दिए हुए कहीं लोग सीखते नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, उससे सीख जाओगे, गलती होगी आप उससे सीख जाओगे। तो ये सर पूरा हमारी अभी तक सर्वाइवल जर्नी थी। एक प्रश्न आया है डीसी गौरव जी की तरफ से कि जी। सर आप अब चैट पे लिखे हैं, सर आपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, ऐसा वो मार्केटिंग के लिए ऐसा करना कुछ अच्छा पूछ रहे सर, मार्केटिंग कहे तो पहले मार्केटिंग पे आते हैं, फिर सेल पे हम लोग आते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग ये एक काफ़ी ही थोड़ी सी टफ स्टेज है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारे चीज़ आ जाते हैं। सबसे पहले है कि बिजनेस बनाते वक्त हमें ज़रूरी, ये सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं, काफी मैं इजी वर्ड में बता रहा हूँ, अगर आप देखे होंगे कहीं ऑफिस के बाहर एक चाय वाला ठेला खोल देता है ऑफिस के बाहर, इसलिए खोलता है क्योंकि उसे अपना एक टारगेट मार्केट दिख रहा है कि ऑफिस के कॉर्पोरेट लोग हैं, मैं अगर यहाँ पे अपना गुमटी खोलूंगा तो मेरा चांसेस ज्यादा है उसके ये चाय बिकने के। सो सबसे पहले हमें अपना एक अच्छे मार्केटिंग के लिए टारगेटेड कस्टमर को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। टारगेटेड, मेरे केस में टारगेटेड कस्टमर कॉर्पोरेट्स हैं, तो मैंने उनके बिहेवियर को समझा। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केट रिसर्च। तो जितना ज़्यादा हम रिसर्च करेंगे अपने टारगेटेड मार्केट के ऊपर, जितना ज़्यादा यूजर से बात करेंगे, उतने अच्छे से मार्केटिंग हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। सो ये एक प्रोडक्ट मार्केटिंग का स्टेप्स है। हैं। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा ये हुआ। एक बात और रहेगी कि सर लोन लेने या कुछ प्रोजेक्ट जैसे आपने शुरू किया कंपनी, तो डीपीआर वगैरह ऐसा कुछ बनाए क्या सर, या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट या इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल जी प्रोजेक्ट जी रिपोर्ट ऐसा कुछ? जी जी जी। मैं, हाँ, एक एक यहाँ पे शायद मैं पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। प्रोडक्ट मार्केट मैंने बता दिया था, मैंने क्वेश्चन शायद सर का सेल्स का था क्वेश्चंस। तो प्रोडक्ट सेल्स पे आते हैं। तो मार्केटिंग के बाद जब हम लोग पता चल जाते हैं हमें कि मेरे टारगेटेड कस्टमर कौन है, फिर उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारे क्लैरिटी खुद ब खुद हमें वो धीरे बाय द प्रोसेस मिलता रहेगा। तो इसके वजह से जो हमारा सेल्स स्ट्रेटजी है या सेल्स प्रोसेस है वो थोड़ी इजी हो जाते हैं कस्टमर को रीच आउट करने में। मतलब मार्केट रिसर्च से ये होता है ना कि जो सेल्स में जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना वर्ड्स, वो मार्केट रिसर्च से काफी इजी हो जाता है कि हमें एग्जैक्ट कस्टमर को क्या पीच करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट मार्केटिंग और सेल्स का एक, मैंने काफी कम शब्दों में मैंने कम्युनिकेट किया है।
जी। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कह रहे थे। हाँ, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली ऐसे शुरू में जब भी आप बिजनेस बनाएंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काफ़ी अलग अलग जगह यूज होते हैं। एक तो सबसे पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग एक बिजनेस का रोड मैप डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कॉस्टिंग क्या लगेगी, कॉस्टिंग लगेगी अगर तो कॉस्टिंग का कहाँ कहाँ यूज है, मार्केटिंग के अंदर कितना कॉस्ट हम लोग डालें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर कितना कॉस्ट डालें, सेल्स के ऊपर हम लोग क्या कॉस्ट डालेंगे, टीम कॉस्ट क्या होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन टीम, फिर मतलब इस तरीके की मार्केट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है आपके, फिर मतलब ये मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सब कैटेगरी बता रहा हूँ जो जो यूजफुल होते हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करने में। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद इसका यूज हम लोग, हो सके शायद आपकी बिजनेस ऐसा हो जो जिसमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट हो तो बैंक आपको कभी फंड कर देगी, बैंक सपोर्ट कर देगी आपको, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक वहाँ यूज होता है। कोई अच्छे टीम में लोग को लाना है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कम्युनिकेट करके अपने टीम जो अच्छे लोग को लाने हैं वहां से भी एक, ये सब कुछ यूज केसेस हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको हेल्पफुल होते हैं। बहुत अच्छा, काफी अच्छा रहा सर। सर एक और सर बात है कि जी एक क्वेश्चन और भी है कि सर रूरल एरिया में बिजनेस स्टार्टअप सही रहेगा या नहीं बिल्कुल रहेगा, रूरल बिल्कुल। एरिया में कि शहरी एरिया बिल्कुल में? सर, मैं रूरल एरियाज के लोगों से ज़्यादा, क्योंकि मैं भी एक काफ़ी ही बिहार के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं, और मेरे यहाँ जो भी छोटे छोटे एक चाय वाला ठेला भी या कोई एक मेडिकल का शॉप भी खोलता है या किसी भी तरीके का, सबसे अच्छी जो आने वाली मार्केट है वो रूरल एरियाज के अंदर आने वाली है। क्योंकि अब जो अब पहले वाली समय नहीं है, आज से जो 2 साल 4 साल पहले समय थी, वो समय अब नहीं है। गांव गांव में लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं प्रमोट करने के लिए, आजकल इतनी सारी प्लेटफॉर्म आ गई है गवर्नमेंट के तरफ से ही। सो गांव या रूरल एरियाज एक काफी बढ़िया जगह है अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मेरा एक फ्रेंड है, काफी ही अच्छा स्टार्टअप अभी कर रहा है, उसका नाम रखा है, काफी अच्छा नाम भी है, सस्ता दवाई वाला करके। सो उन्होंने हर स्टोर को इतने अच्छे से जो गांव में छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं उसको डिजिटाइज किया है। डिजिटाइज करने के मतलब कि गांव में लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मेडिसिन का उपलब्धि नहीं है, बट उसने अपने पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर कंसल्टेशन से लेके अच्छे मेडिकल सजेशंस आई। तो ये एक रूरल एरियाज में आज वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो बिजनेस की अभी अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में काफी बढ़ने वाली है। तो मतलब ये अगर फ्यूचर देखें, कोई शॉर्ट टर्म नहीं, अगर कोई फ्यूचर हम लोग देखेंगे तो वहां पे काफी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जी जी, ये रूरल एरिया के लिए था कुछ प्रश्न। और साथ में सर युवाओं के लिए एक ऐसा आपका ध्येय वाक्य जिससे मतलब युवा आप इतने कम उम्र में एक सफल उद्यमी बने। और जी जी ये हम लोग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी ऐसा सोचते हैं कि आप जैसे युवा, हमारे जो और भी युवा साथी हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। और आपने जी बताया कि एक राज्य के मतलब रूरल इलाके से ही बिलोंग करके आपने एक कंपनी स्टेब्लिश की। तो ध्येय वाक्य एक या दो लाइन में, एक दो मिनट और लेंगे आपका, चूंकि आपका दूसरी व्यस्तता भी है। एक जी या जी दो लाइन में आप सो बताएंगे? मैं सर बताता हूँ। सबसे पहले जो कि मैंने पहले भी बताया कि खुद को समझना है कि हम लोग अभी किस स्टेज पे हैं। स्टेज इन टर्म्स ऑफ कि मतलब हमारी नॉलेज कहाँ तक सीमित है, मतलब नॉलेज सीमित कितनी है हमारी, फिनेंस कितनी सीमित है, और कैसे क्या काम कर सकते हैं। सो
आपको एक मैं जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगेगा कि आपको घर से काफ़ी प्रेशर आएंगी जॉब करने के लिए, बिजनेस मत चालू चालू करो, काफ़ी रिस्क है, हो सके कहीं पे आपको झूठ भी बोलना। इंटेंशनली झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा है कि नहीं, कुछ अच्छा काम करने के लिए हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है थोड़ा। तो एक मैं शुरू में भी बताया, काफ़ी हर्डल्स हैं लाइफ में एक बिजनेस खड़ा करने में। एक जो भी सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं या जो भी आप देखेंगे जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। मैं चाहूँगा जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, एक छोटा से छोटा बिजनेस भी किसी भी तरीके का एक बार स्टार्ट जरूर करें। हो मैं मेरे को पता है कि 100% में से 80% आज भी कंपनीज इंडिया में फेल होते हैं, फेल होंगे जरूर, या हो सके अच्छा हो जाए, लेकिन लर्निंग इतनी मिलेगी ना आपको, वो लर्निंग आपको अपने लाइफ में, जॉब में, हर जगह, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, हर जगह वो लर्निंग काम आने वाली है। सो बस मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ यही शेयर करूंगा कि एक बार थोड़ी सी हर तरीके का, मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर ही बन के नहीं ये काम कर सकते हैं, या अगर आप जॉब में भी हो तो जॉब में के अंदर भी लीडरशिप स्किल्स दिखाओ। तो आप जहाँ भी हो, जिस एरिया, अगर आप कॉलेज में भी हो तो कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग फंक्शन या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हेल्प करेगा। तो ये सारा, मतलब छोटी छोटी चीजें भी एक आपको धीरे धीरे बाय द टाइम ये चीज समझ में आएगा। बट मैं बस ये कहूँगा, आज की थोड़ा सा एक बार सब लोग किसी ना किसी रूप में एक बार छोटा से छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर अच्छा मिलेगी सब लोग को। बस इसी बात के साथ मैं सभी लोग को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सब लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, सारे कॉलेज के सीनियर जितने भी हैं, मैं सबको नहीं जानता हूँ, बट सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमांशु शर्मा जी को मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सर, आप भौतिक रूप से भी यहाँ आए, और जब भी जरूर हमारा जी, इनविटेशन ऐसा मिले, आपने सहज और बहुत बिल्कुल। सरलता के आप साथ भी हमारा निमंत्रण मैं स्वीकार किया। सारे स्टूडेंट्स के साथ सर ये कोशिश करूंगा कि कभी वहां आकर सब लोग के सामने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूं। रियल लाइफ जी एक्सपीरियंस मतलब उनसे एक 1-to-1 इंटरेक्शन करके, हो सके उनको आज अच्छा नहीं आया, बट मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी से कभी आने का मिले मैं जरूर आऊँ। जी जी जी। आपका धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्ते।